के राजौरी के एक गांव में एक के बाद दीगर 15 अफराद की मौत हो चुकी है और इससे पहले मौत की वजह कोई पुरअसरार बीमारी बताई जा रही थी। लेकिन वज़ीर सेहत सकीना ईतू के बयान के बाद ये सवालात उठ रहे हैं कि मौत की वजह क्या है, क्या मौत के पीछे कोई साजिश है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राजौरी के बथाल गांव में कैसे हुई 15 लोगों की मौत? 45 दिन से मचे मौत के तांडव का सच क्या है? मौत की वजह रहस्यमय बीमारी या कुछ और? जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बडाल गांव में एक रहस्यमय बीमारी का कहर टूटा है। पिछले 45 दिनों में उस रहस्यमय बीमारी की चपेट में आकर यहां 12 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो चुकी है। बीमारी से ग्रस्त एक बच्ची ने बुधवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिससे पूरे इलाके में मौत का खौफ पसरा हुआ है। बताते हैं कि तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में दिक्कत वाली ये बीमारी देखते ही देखते जान ले लेती है। मारा करांगे वो खौफ आया ना, अगर कोई बीमारी में सारा करांगे नहीं है ना, एक मारा करा में क्यों सक्का मारा में क्यों क्या चक्कर है। हम यही कह सका जल्दी से जल्दी मसले हल होने चाहिए, नहीं ना हमने भी नाल करना चाहिए। हमारा जो बच्चे 10 नाल खत्म में गए, पूरी रात नहीं सोता। हमने 10 किया जाऊं, मसला हल होना चाहिए। महीना हो गया आज तड़ी मसला हल क्यों नहीं आयो, किसे दिन नहीं आयो, किसे बाल्टी नहीं आयो, क्या मसला आयो। रहस्यमय बीमारी से बडाल गांव में जिन 15 लोगों की मौत हुई वो आसपास के रहने वाले 3 परिवार के लोग थे। 42 साल के मोहम्मद राशिद, उनकी पत्नी और 3 बच्चों की मौत इस बीमारी की चपेट में आने से हो गई। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। हम यह गल कहेंगे इस गल को कोई मसला है जो उसने हल करो, हम यह गल करना चाहूँ क्या कर सका। और इस ऐसा हमारा बच्चा गया मारा ना पानी पुजता ही नहीं, कख नहीं मारा, एक पानी तो त्रै बरान हो गए, करेंगे बच्चा खत्म हो गया। जा फिर इस गल को हल कर देनी तो हमने भी कुछ दिया, हमारी भी जान खत्म हो जाए, गल मुक जाए। और की है ये दो गल नहीं। एक हो रही मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में मेडिकल कैंप लगाए हैं। कई टीमें इस जांच में जुटी हैं कि आखिर ये कौन सी बीमारी है जो लोगों को मौत की नींद सुला दे रही है। सरकार भी हैरान और परेशान है कि आखिर लोगों की मौत की वजह क्या है। प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईटू ने कहा कि अब तक अलग अलग जगहों पर की गई जांच में कहीं रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है कि मौत की वजह कोई वायरस या बीमारी है। लिहाजा मौत की जांच के लिए अब एसपी ऑपरेशंस के नेतृत्व में 11 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया गया है। फूड आइटम्स जो वहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं उनकी टेस्टिंग की बात हो, और जो डेथ हुए हैं उनसे जो लिए गए सैंपल उनकी टेस्टिंग की बात हो, और सारे हमने चीज़ें जो हैं उनको पूरा एग्जामिन किया है। हर एक लैब जो मानी जाती हैं, चाहे वो लखनऊ की लैब हो, चाहे वो चंडीगढ़ ICMR हो, चाहे वो पुणे वाले हो, चाहे वो यहाँ जम्मू हमारा मेडिकल कॉलेज, कुछ टेस्टिंग यहाँ पे भी हुई हैं। अब सारे जो रिपोर्ट्स आए हैं वो ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव आए हैं, उसमें कोई वायरस जो है वो नहीं पाया गया है। मैं यही कहूँगी अब ये कोई बीमारी नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई इन्फ्लुएंजा नहीं है। वो सब चीज़ें जो हैं वो कहीं पे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो टेस्टिंग करवाई है उसमें कहीं पे ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। कहा ये भी जा रहा है कि एक सामूहिक भोज के बाद तीनों परिवार के लोग बीमार हुए। कुछ जांच रिपोर्ट में न्यूरोटॉक्सिन मिले हैं, मगर मौत का सच क्या है, इसके लिए अब एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजौरी के बुढ़ल गांव में हुई 15 अमवात से लोग खौफजदा है। मकामी लोग आला सतही माहिरीन की टीम से तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। तो उसके लिए रोकथाम की जाए, बच्चे जो भी है उसकी बीमारी के लिए देखने के लिए कोई टीमें भेजें, देखभाल की जाए, लोगों की छांटबीन जाए, टेस्ट वगैरह किए जाए। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि थोड़ा सा कदम उठाएं। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये हम अर्ज करते हैं कि
इस बीमारी का उपाय के लिए जगह जगह टीमें भेजी जाएं और जो कि किसी का नुकसान, किसी का बच्चा ना खोए। बार एसोसिएशन राजौरी ने तहसील खास के बुढ़ल इलाके में मुश्तबा अमवात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अब बार ने इस मामले में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से मुदाखलत की अपील करते हुए करारदाद इरसाल की है। बार एसोसिएशन ने मुश्तबा अमवात के मामले पर आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। इसके पीछे क्या क्या चीजें हैं वो जो कंसर्निंग लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको जो है इसको सीरियसली लेना है। और हमने इसके ऊपर मीटिंग करके रेजोल्यूशन पास किया है। गालबन 1 महीना हो चुका है इसमें, तो इसमें मुख्तलिफ अमवात हुई हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं और बच्चों के साथ साथ कुछ नौजवान भी, उनकी भी मौत वाक़ा हुई है। और आज तक तमाम कंसर्न अथॉरिटीज़ जो हैं वो जो है इस डेथ का काजिज़ क्या है वो आज तक साबित नहीं कर पाए। पीडीपी के सीनियर लीडर गुफ्तर चौधरी ने राजौरी जिले के बुढ़ल इलाके में बच्चों की पुरअसरार मौत पर जम्मू कश्मीर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए चौधरी ने कहा कि यहां 14 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे, लेकिन हुकूमत इन अमवात की वजह बीमारी साबित करने में नाकाम रही है। उन्होंने जिला इंतजामिया और जम्मू कश्मीर हुकूमत के खिलाफ आइंदा दिनों में एहतजाज की बात कही है। चली गई हैं इस पूरे पंचायत में, छोटे छोटे बच्चों के जनाजे उठाए जा रहे हैं। और बदकिस्मती की बात है कि लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जवाब तो दो कि आखिर ये जाने क्यों जा रही हैं। 3-3 घर जो है वो पूरी तरीके से उजड़ गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के जनाजे जो है वो उठाए जा रहे हैं। साफ हो गया आज कि किसी किस्म की बीमारी जो है वो तो नहीं है। आज ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया है चीफ सेक्रेटरी साहब का, हमने वो भी देखा, उसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया कि कोई फ्लू नहीं है, कोई बैक्टीरियल डिजीजेज नहीं है, किसी किस्म की बीमारी नहीं है। अब ये क्या मिस्ट्री है, क्या कहानी है? ये काम पुलिस का है, ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये काम हमारा नहीं है कि यहाँ पर ये जाने जा क्यों रही हैं। राजौरी जिले के बुढ़ल इलाके में 15 पुरअसरार मौत के बाद लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। लोगों का कहना है कि पुलिस जल्द अज जल्द इंक्वायरी करे ताकि मौत की वजह मालूम हो सके। इस वक्त राजौरी के बढाल में हूँ। यहाँ पर 15 लोगों की जान चली गई है और अभी तक जो है वो सरकार पूरी तरह से यहाँ पर पता लगाने में नाकाम साबित हो रही है कि आखिर इनकी वजह क्या है। लोगों के अंदर घबराहट है, लोग घबराए हुए हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक मौतें यहाँ पर हो रही हैं। मौलवी साहब, एक खौफ का माहौल यहाँ हमने देखा, क्या कहेंगे? लगातार मौतें हो रही हैं और क्या आपका कहना है? इस चीज़ की हमें भी नहीं समझ आ रही है कि देखो ये बढाल का बहुत बड़ा गाँव है, लेकिन इसमें 3 ही कुंभों के लिए जो है वो ये मौतें आनी थी। ये 3 ही कुंभे जो हैं इनके घरों से जो है ये मौतें हुई हैं। तो इस चीज़ की हमें भी समझ नहीं आ रही है कि अगर वायरस है तो वो तो पूरे फिर इस एरिए में या तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए था, या तो जो लोग आ रहे हैं यहाँ दफना रहे हैं उनको गुस्ल दे रहे हैं, तो वायरस अगर होती तो वो उनको भी हो सकती थी। क्या कहना है जी, कितना डर है यहाँ पर? बहुत खौफ है हमको। इसी तरह जिस तरह ये मर गए हैं सभी मर सकते हैं इसी तरह। ये शक नहीं है कि वायरस है, और मामला हो सकता है। सर हमारा भी यही कहना है सर कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये टारगेट किलिंग हो रही है। कहना है कि यहाँ खौफ के हालात है, यानी डरे हुए हैं ये तमाम लोग और अभी तक तय तक नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर इसकी वजह क्या है। लगातार लोगों की जानें जो हैं वो यहाँ पर जा रही हैं, लोगों के अंदर खौफ है और पूरे इलाके में लोग जो हैं वो घबराए हुए हैं। हुई है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे लाइन को सीआरएस की मंजूरी मिल गई। अब कश्मीर तक ट्रेन चलेगी। अब जनवरी हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से शुमाली हिंदुस्तान के श्रीनगर के लिए ट्रेन चलेगी। जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे लाइन को कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की मंजूरी मिल गई है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ट्रेन चलाने की इजाजत दी गई। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL प्रोजेक्ट को CRS की मंजूरी मिल गई है। रेलवे जराये से मिली इतला के मुताबिक PM मोदी 26 जनवरी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर सकते हैं। PM मोदी श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं।
जम्मू से श्रीनगर तक रेलवे लाइन को CRS की मंजूरी मिल गई। अब कश्मीर तक ट्रेन चलेगी। अब जनूबी हिंदुस्तान, आपको बता दें, अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये रेल चलने का रास्ता साफ हो चुका है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक USBRL प्रोजेक्ट को CRS की मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी 26 जनवरी को इफ्तिताह करेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह कर सकते हैं। श्रीनगर से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन चलेगी। पीएम मोदी वंदे भारत को हरी झंडी दिखा सकते हैं। श्रीनगर तक का फाइनल जो रेल ट्रैक का निरीक्षण है वो हो चुका है। अब CRS की भी हरी झंडी जो है वो मिल चुकी है। अब ये रास्ता साफ हो चुका है कि जल्द ही श्रीनगर तक, जम्मू से श्रीनगर तक जो है वो ट्रेन जाएगी। जम्मू में कई माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु पहुंचते हैं। हर रोज़ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। उसके साथ साथ कई पर्यटक भी यहां पे पहुंचते हैं जो इससे अब गदगद हैं और वो काफ़ी उत्सुक हैं और ये जो ट्रेन सर्विस है वो शुरू होने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। हमारे साथ कई ऐसे सैलानी हैं जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हैं, जम्मू पहुँचे हैं। इनसे जानेंगे इनको कितनी खुशी है। अब जो एक तरह से फाइनल जो है हरी झंडी मिल चुकी है और जल्द ही अब ट्रेन श्रीनगर तक जाएगी। आप यहाँ पे आए हैं, किस पर्पस के लिए आए थे और जो ये आपको खबर मिली है ये कितनी अच्छी, आप कितने उत्सुक हैं कश्मीर जाने के लिए? बहुत उत्सुक है कि क्योंकि यहाँ से उतरते फिर वहाँ से जम्मू कटरा के लिए जाते, यहाँ सीधा डायरेक्ट रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि बस से जाना होता है, फिर आज इसको चेंज करे उसको चेंज करो, सीधा डायरेक्ट है तो बहुत अच्छा लगेगा। चल जाए। दिल्ली से काफ़ी जो सैलानी हैं वो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो है यहाँ आते हैं। देश के कोने कोने से, बल्कि विश्व के कोने कोने से यहाँ पे पहुँचते हैं। अब दिल्ली से ही आप जब वैष्णो देवी आएंगे तो जाहिर सी बात है अब आप अपना जो टूर है वो लंबा प्लान करके आएंगे। बिल्कुल, यस, बिल्कुल आएंगे। जब यहाँ से चलेगा तो लंबा टूर ही करेंगे। क्यों बीच का करेंगे, सीधा लंबा डायरेक्ट वहीं क्या करेंगे ना, सीधा जाके वैष्णो देवी का सीधा दिल्ली से। यस। तो आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है आप लोगों को कि कश्मीर तक ट्रेन जो है वो डायरेक्ट अब दिल्ली से भी बैठ के जो सीधे ट्रेन जो है कश्मीर घाटी पहुंचेगी? इस बात की बहुत खुशी है कि इधर से ट्रेन चालू हो गई ये वाली, तो सीधा कश्मीर जा सकते हैं। ना तो बस से जाओ, घाटियों में किराया भी ज़्यादा लग जाता है और भाड़ा भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। इस चक्कर में समय बचेगा अपना तो और भी घूम सकते हैं, लंबा सफ़र होता जाएगा। तो अगली दफ़ा फैमिली के साथ आप प्लान करने वाले हैं जाना कश्मीर में? हाँ, फैमिली के साथ आएंगे क्योंकि उधर तक बस वगैरह करते थे तो ज़्यादा वो होता था। अब सीधा ट्रेन करेंगे तो फैमिली भी साथ में आ सकती है। अच्छा, इसके साथ साथ काफ़ी मनमोहक जो दृश्य हैं, कश्मीर घाटी तक ट्रेन जाएगी, रास्ते में पहाड़ियाँ ऐसी हैं, ऐसे दृश्य आपको, अब कितने उत्सुक हैं ये ट्रेन का सफ़र करने? आया हूँ, देखूंगा, उत्सुकता अपनी मनाऊंगा, पूरा मजा लूंगा। अभी तो आप वैष्णो देवी आए हैं ना, तो अब जल्द ही ट्रेन भी शुरू हो जाएगी, तो अगली दफ़ा जब आएंगे तो प्लान करके आएंगे कि कश्मीर घाटी जाएंगे? बिल्कुल, कश्मीर घाटी अभी भी जाएंगे, सब जगह घूम के आएंगे। अच्छा, अभी भी जाएंगे। आप कहें, आप कितने खुश हैं इस बात को लेकर? हम माननीय अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो इनने यहाँ से जम्मू कश्मीर के लिए ट्रेन लाए। अभी हाल ही में उसका निरीक्षण हुआ है 10-15 दिन पहले ही, और इससे हम पहले आते तो यहाँ से ट्रेवल्स करना पड़ता है, बस कार वगैरह से महंगा पड़ता था, अब ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो इन सब लोगों से पूछेंगे, ये नौजवान हैं, कश्मीर घाटी तक अब जो फाइनल था, जो रेल ट्रैक का निरीक्षण वो हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। आप लोग कितने खुश हैं कि कटरा से केवल 3.5 घंटे में आप कश्मीर घाटी पहुंचेंगे? सर, हम तो बहुत खुश हैं। हम तो लोकल बंदे हैं इधर के। हम तो कहना चाहते हैं डेवलपमेंट अपनी जगह सरकार से ही करे, पर जम्मू वालों को लिए भी सरकार ने सोचना चाहिए। टूरिस्ट आ रहे हैं, दिल्ली से सीधा श्रीनगर चले जाएंगे तो जम्मू वालों का क्या हाल होगा? आप चाहते हैं कि यहाँ से भी जो है विशेष ट्रेनें जम्मू से निकले और ताकि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँचें? नहीं, एक्चुअली हम कहना चाहते हैं अगर यहाँ जो जम्मू के लोकल ट्रेडर्स हैं वो भी चाहते हैं कि यहाँ से जो है विशेष ट्रेनें जो हैं कश्मीर घाटी से चले, ना बल्कि दिल्ली से। लेकिन जो श्रद्धालु देश के कोने कोने से आते हैं वो काफ़ी गदगद हैं, वो काफ़ी खुश हैं, क्योंकि उनको खुशी इस बात की है, पहले वो जम्मू पहुँचते थे, माता वैष्णो देवी जाते थे, वहाँ से टैक्सी करते थे और उसके बाद कई घंटों का जो उनको डिस्टेंस था वो कवर करके अपनी फैमिली के साथ पहुँचते थे। टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसके साथ साथ पैसा भी ज़्यादा लगता है। अब ये लोग इसलिए खुश हैं
क्योंकि आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं वहाँ से आप जो है वंदे भारत एक्सप्रेस और जो पैसेंजर ट्रेन चलेंगी कश्मीर घाटी तक, उसमें बैठ के कश्मीर घाटी की वादियों का लुत्फ ले सकते हैं। और इससे पहले ही ये साफ हो चुका है कि जो पर्यटन है, लगभग 2 करोड़ जो पर्यटक हैं वो कश्मीर घाटी पहुंचे इस साल, और यही जो आंकड़ा है वो अब दुगना और तिगना आने वाले दिनों में हो सकता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। अरविंद केजरीवाल के पास कुल 50,000 रुपए कैश। चुनावी हलफनामे में दावा, केजरीवाल की कुल संपत्ति 1,73,46,848 रुपए। स्पेसएक्स मिशन में इसरो को मिली बड़ी सफलता, पहली बार 2 सैटेलाइट्स की हुई डॉकिंग, ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 लागू, निर्माण कार्य पर लगी रोक। दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर बैन। कोहरे की सफेद चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, विजिबिलिटी लो, ट्रेन और विमान सेवा पर असर। 15 महीने की जंग के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता, 6 हफ्ते तक जारी रहेगा सीज फायर। महाकुंभ में देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु, भोपाल से साइकिल से कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचा एक श्रद्धालु। चरखी दादरी के गांव पिचौपा की माइनिंग जोन में बड़ा हादसा टला, अचानक पहाड़ की मिट्टी खिसकी, जानमाल का नुकसान नहीं। अंबाला के मंढोर गांव में दामाद ने अपनी सास को मारी गोली, महिला के पैर में लगी गोली, पत्नी से चल रहा था आरोपी का विवाद। हिमाचल के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, शिमला और लाहौल स्पीति में सुबह से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। मनाली में 20 से 24 फरवरी तक मनाया जाएगा राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल, अलग अलग राज्यों की संस्कृति की दिखेगी झलक। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट अब्दुल हक खान ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो वादे अवाम के साथ किए थे वो उनको पूरा करने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि अवाम से वोट हासिल करके उन्होंने अवाम से धोखा किया और अब सिर्फ बीजेपी की तारीफें करते थकते नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी के सीनियर लीडर साबिक वजीर और इस वक्त के जनरल सेक्रेटरी पीडीपी एडवोकेट अब्दुल हक खान साहब के लगातार, लेकिन दूसरी तरफ जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है पीडीपी है, वो लगातार इस पर निशाना साधती है कि ये नाकाम हो चुके हैं, जो वादे इन्होंने किए थे उस पर नाकाम हो चुके। क्या कहेंगे बस जनरल सेक्रेटरी आप? अब मुझे बता दीजिए, आज का सोशल मीडिया है, जितने भी लोग सामने आते हैं, जब बर्फ गिरी तो अक्सर लोग अपने को भी गालियां निकाल रहे थे, इनको भी निकाल रहे थे। ये तो लोगों का है, मतलब जो अपोजिशन होती है ये लोगों की नुमाइंदगी करती है और लोगों के मसाइल जो हैं वो इनके गवर्नमेंट के पास पहुंचाती है। तो असल में जो अब की बात जो चीज़ें हो रही हैं, गवर्नमेंट कहें अभी वो नज़र नहीं आती है। 3 महीने हो गए, अभी गवर्नमेंट नज़र नहीं आती है। अभी यहाँ से दिल्ली जाते हैं, उतर जाते हैं, कभी मिन्नत समाजत करते हैं, कभी कुछ, लेकिन कुछ लगता नहीं है इन्हें कुछ हासिल हो रहा है। और जो चीज़ें करने की है, मतलब इन्होंने बड़ी चीज़ें कही थी, राशन की बात की थी, बिजली फ्री की बात कही थी, इसके लिए तो उम्र नहीं लगनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो इमरजेंसी चीज़ें हैं। इसी तरह मतलब इन्होंने बाकी जो वादे किए थे कुछ लगता नहीं है ये करने की सूरत में है। हालांकि अब देख लीजिए, अब सियासी तौर पर ये अब बीजेपी की झोली में जा रहे हैं। अब वो इंडिया का जिसकी वजह से, जिस कांग्रेस की वजह से इनको यहाँ सहारा मिला, जिसकी वजह से ये भरोसा हुआ है कि ये बीजेपी की तरफ नहीं जाएंगे, अब उनको गालियां निकाल के अब बीजेपी की झोली में जा रहे हैं। तो ये कर रहे हैं कुछ, लेकिन पब्लिक के लिए कोई इनका रिजल्ट अभी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान से बात होती है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त की सूरत हाल है ये पीडीपी की देन है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया तो 370 भी गया, 375 भी गया। ये सिर्फ पीडीपी की ही देन है कश्मीरियों के लिए। उस रद्द-ए-अमल में आप क्या कहें? देखिए, मुझे बता दीजिए, सबसे पहले तो उमर साहब खुद ही थे वजीर खारजा वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट में। वो कोई किसी मस्जिद के इमाम नहीं थे, वो तो वजीर आजम थे और बीजेपी के आदमी थे। वो तो वहाँ तो उनके साथ थे। मुझे बता दीजिए, फिर बीजेपी जिस वक्त गवर्नमेंट में आई, अगर उस वक्त हमने उनके साथ हाथ न मिलाया होता तो 370 तो तब गया होता। ये उस वक्त मुफ्ती साहब की वजह से हमने अपने टाइम में उनसे लिख के लिया और रुका के रखा। ये जो बड़ी चीज़ें हमने की वो हमने की।
जो ही वो गवर्नमेंट गई उसके बाद चीजें हो गई। और जहां तक इनका ताल्लुक है, ये बता दीजिए, ये जो आज तारीफें करते हैं वो किसके लिए करते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बानिहाल बाईपास को मुकम्मल करने के बाद हाईवे को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए चंद रोज पहले बहाल किया गया और इस 4 लेन हाईवे पर गाड़ी वालों की रफ्तार खतरनाक साबित हो रही है। खारपुरा और रेलवे स्टेशन बानिहाल के दरमियान इस 2.5 किलोमीटर पर पिछले कई रोज से गाड़ी वालों की तेज रफ्तारी की वजह से कम 4 सड़क हादसा रोनुमा हो चुके हैं, जिसमें 3 खवातीन समेत 5 राहगीर जख्मी हुए हैं। बानिहाल बाईपास कुछ दिन पहले इसको ओपन किया गया, लेकिन एक तरफ यहाँ पर बढ़ते हुए हादसात 4 इसी हफ्ते रहनुमा आए। इसमें 4 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें 2 लेडी है और 2 मर्द हजरात है। तो हमारी यही अपील रहेगी कि यहाँ पर स्कूल भी है, न्यू कॉन्वेंट स्कूल, वहाँ पर स्पीड ब्रेकर लगाया जाए। यहाँ पर हमारा खारपुरा चौक है, यहाँ SDM ऑफिस है, टाउन हॉल है। इसी 4 वे से वो कहाँ आएंगे? कम से कम इनको सिविल क्रॉसिंग के लिए कुछ फ्लाईओवर की जरूरत है, इस पर नजरसानी होनी चाहिए। स्कूली बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, माँ है, बहन है, उनको पता नहीं है कि क्रॉसिंग कहाँ से है, वो सीधे आ जाते हैं। देखो MG वालों ने यहाँ खड्डा भी खोद के रखा है ताकि लोगों को यहाँ से आना जाना बंद हो जाए। उनको पुल के नीचे से कनेक्टिविटी SDM के ऑफिस के साथ ही दी गई है। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि उनको ये देखना चाहिए, ये पहले वाला रोड नहीं है, ये NHI 44 है। इस पे 60-70 की स्पीड में गाड़ी रहती है। मेरी लोगों से गुजारिश है, अपील है, ताकि वो रोड को देख के क्रॉस करे, रोड पे आने की कोशिश ही ना करे जितना हो सके। ये बच्चों से भी अपील है, बुजुर्गों से भी अपील है, खासकर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको भी पता है कि नेशनल हाईवे क्रॉस करना मौत को दावत देना बराबर है। पहले तो मैं बानिहाल के निवासियों को, यहाँ के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी जो परेशानी थी बानिहाल बाजार वाली, वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब नेशनल हाईवे बाईपास हमारा ओपन हो चुका है, दोनों तरफ से गाड़ी जा रही है। नेशनल हाईवे पे जो स्पीड की लिमिट रखी गई है वो 50 है, 50 से ज़्यादा इसकी स्पीड है, इससे ज़्यादा ना चले। मेरे लोकल लोगों के साथ यही गुजारिश है कि वो SDM के बैक साइड पे जो एक कट पॉइंट है जहाँ से बहुत स्पीड में गाड़ी आती है, उसको ना यूज़ करें, उसको यूज़ ना करें। और अगर आपने रास्ता यूज़ करना ही है तो फ्लाईओवर के नीचे से करिए। हमें स्पेशल ऊपर से अथॉरिटी से हिदायत मिली थी, उन्होंने हमें फेयर्स की लिस्टें भेजी थी, वो हमने रेलवे स्टेशन में भी लगाई है, गुंड बाजार में भी लगाई है, और एक हमने उखराल रामसू में भी लगाई हुई है। जिन लोगों को अगर लगता है कि ये हमसे फेयर ज़्यादा, हमें रिपोर्ट करें, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी रिपोर्ट करें, हम वो जरूर एक्शन लेंगे। डोडा में ट्रैफिक डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस की मुश्तरका काविशों से एक बड़ी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस मुहिम का मकसद न सिर्फ ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बनाना था, बल्कि ट्रैफिक हादसात में कमी लाना और अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना भी रहा। मुहिम के दौरान तेज़ रफ्तारी, नशे की हालत में ड्राइविंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने जैसे अवामिल पर खास तवज्जो दी गई। हुकाम ने न सिर्फ गाड़ियों के दस्तावेजात की जांच की, बल्कि अवाम को ट्रैफिक कवानीन की अहमियत से भी आगाह किया। बिजली बिलों में लगातार हो रहे इजाफे के बाद इचगाम बड़गाम के अवाम ने बरहमी का इजहार किया। उनका कहना है कि वो मज़कूरा बिल भरने की इस्तेदाद नहीं रखते। उन्होंने इंतजामिया से उनकी बिजली सप्लाई को मुनक़ता करने की अपील की। इलाके के लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो 1000 तक बिजली बिल भरने को तैयार है और अगर इसके अलावा फीस वसूल किया गया तो वो बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस सिलसिले में इलाके के लोगों ने महकमा बिजली बड़गाम के असरान समेत जिला इंतजामिया के पास भी ये मेमोरेंडम पेश किया। लोगों का ये भी कहना है कि 2023 में उनकी बिजली बिल 400 से कम थी, लेकिन महज 1 बरस में उनकी बिजली बिल 2000 से तजावुज़ हो चुकी है, जो उनके साथ नाइंसाफ़ी है। देखिए, ये पूरा इलाका यहाँ पर जमा हुआ है। इनका मुतालबा है सरकार से, हालांकि इनका कहना है कि 2023 में इनकी बिल 400 से कम आती थी, लेकिन आज 2025 का महीना शुरू होने वाला है और इनके मुताबिक 200% हाइक हुआ है और आज इनके मुताबिक 2000 से ज़ायद बिजली बिल ये दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने कहा कि इस मरतबा जब इनकी बिजली बिल आई, ये वो भरने के लिए राजी नहीं हुए। इसके बाद ये महकमा के पास गए, उनसे मुतालबा किया कि हम 1000 तक जो बिजली बिल है वो
भर सकते हैं। अगर उसके अलावा बिजली बिल आती है तो आप हमारे जो कनेक्शंस है वो डिस्कनेक्ट करें, हमें बिजली जरूरत नहीं है। कुछ लोग हैं यहाँ पर मेरे साथ, मजीद जानने की कोशिश करेंगे। मुझे अपना नाम बताइए। मुझे बताइए, आपने ये इकदाम उठाया है, मजबूर क्यों हुए, मकसद क्या है, क्यों आपने कहा कि हमारे जो कनेक्शन है वो खत्म किए जाए? आपको एक बार बताता हूँ, इसलिए हम मजबूर हुए हैं, 2024 से हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। नंबर 2, जब इनकी बिल आती है इलेक्ट्रिसिटी बिल, न हमसे कोई तामील लेते हैं, ना इनका कोई मैनेजमेंट है, ना इनका कोई सिस्टम है। अभी इनकी जो ये कंडक्टर लगी हुई है ये भी 1975 की है, और ऐसा निज़ाम चला रहे हैं, यहाँ चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम अमेरिका बनाएंगे, जब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं अभी, और न कोई ऑर्डर कहीं से इम्प्लीमेंट इनका हो रहा है। कोई जेई आता है, कोई AEE आता है, और जो मनमानी, जो इनकी मर्जी, बिल ठोसे और दीवार के ऊपर से बिल ठोसते हैं और चले जाते हैं। ना हमसे कोई तामील लेते हैं ना कुछ, और हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए हम मजबूर हो गए हैं कि हमने लीगली एक प्रोसेस बनाया है, लीगली हमने एक एप्लीकेशन हमने दायर किया है, वो हमने सबमिट किया है एक्सन बड़गाम के पास, और कॉपी की है फॉर इंफॉर्मेशन डिप्टी कमिश्नर बड़गाम को। हम लीगली प्रोसेस से जा रहे हैं क्योंकि एहतजाजों से कुछ निकलने वाला नहीं है। और आप देखिए अलमिया क्या है आजकल की जो गवर्नमेंट है, इनके वादे अब छोड़िए, उनका हमारे ऊपर क्या एहसान है, आप ये आवाम बखूबी जान सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये एक कॉरपोरेशन है, उसको किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस कॉरपोरेशन से हमने बिजली लेनी है। अगर ये चाहते हैं कि हम ये बिजली फराहम करें तो मुनासिब रेट करें, और बिजली की बिल जो है इतनी हाइक जो हुई है इनकी बिजली बिल, वो थोड़ा कम करें ताकि हम बिजली बिल भर सकें। तो मुझे बताइए, आप किसके पास गए मुतालबात लेकर? जी, हमने पहले सब ने बोला कि प्रोटेस्ट करेंगे, फिर जब फैसला लिया गया कि प्रोटेस्ट से कुछ निकलने वाला नहीं है, तो उसके बाद हमने मतलब कलेक्टिवली अपने गांव से सब ये ID वाईडी ले ली, और हमने लीगल तरीके से जाके उनके सामने रख दिया कि हमें बिजली की जरूरत नहीं है। अगर आप 1000 रुपए तक मतलब अगर आप एग्री करते हैं कि तो ठीक है, नहीं तो हम डिस्कनेक्ट कर दें। बिल्कुल। तो नाजरीन, आपने सुना यहाँ पर, हालांकि इन्होंने कहा कि ये इलाका गरीब तबके से ताल्लुक रखता है, तो इनका कहना है कि अगर इनके मुतालबात जो है 1000 तक ये बिजली फी देने को तैयार है तो वो भर सकते हैं। अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो ये तैयार है जो इनकी ID है वो डिस्कनेक्ट की जाए, इनकी जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम है, तरसीली निज़ाम है, उसको उठाया जाए ताकि ये दूसरा कुछ इकदाम करे। अब आने वाला वक्त बताएगा इंतजामिया इनके साथ क्या करेगी। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला, लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए सैफ अली खान। सैफ को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सुबह 4 बजे की घटना। पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से घर में घुसे आरोपी ने किया सैफ अली खान पर हमला। मुंबई की बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान पर आरोपी ने 6 बार किया चाकू से हमला। हाथों और पीठ पर हुआ हमला। महाकुंभ मेले का चौथा दिन, संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। भद्रवा वादी में ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से इलाके में दर्जे हरारत मनफी हो गया है और मनफी दर्जे हरारत की वजह से मामलात ज़िंदगी को शदीद
मुतासिर हुई है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिनों में मजीद बर्फबारी का इम्कान है, जिसके पेश नज़र हुकाम ने अवाम को एहतियात बरतने की हिदायत दी है। डोडा किश्तवाड़ और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी ने सर्द मौसम की शिद्दत में इजाफा कर दिया। लोगों के मुताबिक ये बर्फबारी किसानों और बागबानों के लिए राहत का बाइस बनी हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद बर्फबारी की पेशेंगोई है और अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत दी गई है। आज अलल सुबह फ्रेश स्पेल ऑफ स्नोफॉल जो है वो शुरू हो गया है। आप हमारे पीछे देख रहे हो कि किस किस्म का मौसम जो है यहाँ इस वक्त बर्फ पड़ रही है। और अगर मैदानी इलाकों की बात की जाए या पहाड़ी इलाकों की बात की जाए, दोनों इलाकों में जो इस वक्त बर्फ और बारिश जो है पड़ रही है। साइन ऑफ रिलीफ अगर कहा जाए, खास करके ऑर्चर्ड्स के लिए, बागबानी के लिए, फार्मर किसानों के लिए, क्योंकि ये जमीन जो है बड़ी ड्राई हो गई थी। सीजन आने वाला है फार्मर्स के लिए, बागबानी के लिए, और उसके लिए ये एक साइन ऑफ रिलीफ होगा, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की जो रिपोर्ट थी वो कल शाम से ही थोड़ा आबरो आलूद की थी, लेकिन आज सुबह जो अलल सुबह अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो और टेम्परेचर भी बहुत डिप हो गया है, माइनस में हो गया है, -5 या 6 का इस वक्त टेम्परेचर यहाँ बताया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो व्हीकुलर ट्रैफिक है वो आमदोरफ्त के लिए बिल्कुल चल रही है। एहतियाती तदाबीर लेने की खास करके ड्राइवर्स को जरूरत है, क्योंकि ड्राइवर्स हजरात के लिए पहले प्रिकॉशंस निकाले गए हैं कि स्लिपरी कंडीशंस बनती है, आईसी कंडीशन बनती है, उसमें जो ड्राइव बड़ा एहतियात करके चलाएं और खास करके अपनी गाड़ियों के जो टायर्स हैं उनमें चेन लगा के चलें ताकि कोई भी हादसा रोनमा ना हो। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से। कश्मीर की दिलकश खूबसूरती ने एक बार फिर सयाहों के दिल जीत लिए हैं। खास तौर पर गुलमर्ग की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद सयाहों ने एतराफ़ किया कि ये मनाजिर स्विट्जरलैंड से कम नहीं। सयाहों का कहना है कि जब हमारे पास कश्मीर जैसी जन्नत मौजूद है तो बैरून मुल्क सफ़र करने की ज़रूरत नहीं। ये सयाह न सिर्फ खुद दोबारा आने का अज़्म जाहिर कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी कश्मीर की खूबसूरती का तजुर्बा देने की दावत देते हैं। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने सयाहों से बात की। खैर मतलब मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। मैं इस वक्त सतह समंदर से 15,000 की फुट पर बुलंदी पर वाक़ा इन एफरवट पीक पर खड़ा हूँ और यहाँ काफ़ी तादाद में सयाह आए हैं। ये देखिए आप किस तरह सयाह यहाँ पे काफ़ी खुशी से झूम रहे हैं और बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं। और ये देखिए आप किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं। और क्योंकि अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ पे हुई है और ये मुख्तलिफ स्टेट से आए हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं। चलिए उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। माहौल एकदम बढ़िया है, एकदम ठंडक है और इतनी मजा आ रही है कि आप बात पूछो। कश्मीर बहुत बढ़िया। और इसमें भी गुलमर्ग की तो बात ही नहीं हो सकती। गोंडोला फेज 2 फेज 1 क्या कहना इसका, हम बहुत मजा आ गया। यहाँ पे एक बार आके देखो तो जरा, एक गुलमर्ग में आओ और देखो ये जन्नत ही जन्नत है। यहाँ कश्मीर की यही गलियों में, यही वादियों में जो मौज मजा है। आज गुजरात के हमारी पूरी टीम मेहसाना से आए, नरेंद्र मोदी जो हमारे वड़ा प्रधान वहाँ से हम आए हैं और बहुत एंजॉय किया। स्विट्जरलैंड गए हुए हैं, मैं रजनी भाई, पीछे दिनेश भाई, लेकिन स्विट्जरलैंड से भी अच्छा यहाँ पे नजारा रहा। बहुत ही अच्छा नजारा है और बहुत ही मजा आया। बजट टूर करना है तो कश्मीर ही आना चाहिए और स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है। जाएंगे तो हमारे पैसे भी बाहर जाएंगे। यदि हमारे जो पैसे ही यहाँ पे ही खर्च करें, यहाँ के लोकल लोगों को भी रोजगारी दे और इससे कारण भी हमारी जो कश्मीर की वादियाँ हैं वहाँ पे लोगों को रोजगारी मिलने से कश्मीर की और जन्नत बन जाएगी और लोगों को आने के लिए मैं इन्वाइट करता हूँ। क्योंकि अब आप देखिए किस तरह इनके चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है और किस तरह ये खुशी का इजहार कर रहे हैं और ये रिकमेंड करते हैं कि स्विट्जरलैंड लोग ना जाए बल्कि कश्मीर आए और कश्मीर के गुलमर्ग आए और यहाँ की हसीन वादियाँ जो हैं उनसे लुत्फ ले। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं अफरवट पीक से मुनीर हुसैन हुर्रा। माता वैष्णो देवी की अकीदतमंदों के लिए खुशखबरी है। आज सुबह से दरबार और भैरून घाटी में बर्फबारी का आगाज हो गया, जिसका अकीदतमंद भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। त्रिकोटा पहाड़ियों के दरमियान इस मौसम की पहली बर्फबारी ने न सिर्फ
मनाजिर को दिलकश बनाया, बल्कि अक़ीदतमंदों के लिए यह तजुर्बा नाकाबिल फरामोश है। इसके साथ ही श्राइन बोर्ड ने कदीम गुफा के दरवाजे भी खोल दिए, जहाँ अक़ीदतमंद बर्फबारी के दिलकश मनाजिर के साथ माता के दर्शन कर सकेंगे। ये खूबसूरत मनाजिर अक़ीदतमंदों को यादगार तजुर्बा फराहम कर रहे हैं। पुलवामा में मौजूद सरसब्ज हरवन जंगल की कुदरती खूबसूरती में अक्सर बर्फबारी में चार चांद लग जाते हैं और हरवन जंगलात के नज़दीक रहने वाली आबादी, जिनमें दरबगाम और चकबद्रीनाथ कस्बयार के अलावा मुल्हिका देहात ने जहां इस सरसब्ज जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, वहीं अब यहाँ की मकामी आबादी की मांग है कि इसे भी सयाती नक्शे पर लाया जाए। जैसे वादी के बाकी पहाड़ी इलाकों में सरमा के दौरान मुख्तलिफ फेस्टिवल मुनक़्क़िद किए गए, हरवन के जंगलात में भी इसी तर्ज पर फेस्टिवल का क़याम अमल में लाया जाना चाहिए, ताकि ये इलाका भी सयाहत के नक्शे पर आए। और ये जो जगह है ये दरबगाम है, इट्स लाइक 7-8 किलोमीटर्स फ्रॉम पुलवामा, थोड़ा अंदर है और बेहद खूबसूरत है, मोर देन गुलमर्ग एंड पहलगाम। उस सब अपनी अपनी जगह की अपनी अपनी खूबसूरती है ना, बट यहाँ का जो खूबसूरती है दैट इज समथिंग एल्स। सो दिस इज वन ऑफ द हिडन प्लेसेस यू कैन सी। बहुत सारा मतलब इट्स लाइक हिडन ट्रेजर, हिडन जगह है जो टूरिस्ट को नहीं पता है। सो यहाँ सब कुछ सस्ता भी है, सो बेटर देन गोइंग टू गुलमर्ग एंड पहलगाम। इफ दे कम हियर इट वुड बी टू गुड आल्सो, लेट देम गो टू गुलमर्ग, जाने दो उनको वहाँ, लेकिन आप यहाँ भी विजिट कीजिए, स्नो फेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज वन ऑफ द हिडन एरिया और बहुत अच्छी प्लेस भी है और रोड भी पास तक ही आते हैं। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि वो या जैसे दुबजन में फेस्टिवल शोपियान वालों ने किया, वैसा भी हमारे यहाँ पे हुए करते हैं। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले साल भी यूसमर्ग में किया था, लेकिन इस बार लोग उससे बढ़ के चाहते हैं कि इसे थोड़ा बढ़ के हो, जिससे कि लोगों को भी बाहर निकलें और यहाँ पे बाहर से भी सयाह आए, और जिससे कि टूरिज्म मैप पे हमारा एरिया आएगा और इलाका भी प्रमोट होगा। तो उसी तरह पे हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि वो भी 2-3 दिनों में अच्छी खासी बर्फ हो रही है भी है, वो यहाँ पे फेस्टिवल करवाएं, जिससे कि सयाह बहुत सारे आएंगे, टूरिस्ट आएंगे। भारतीय फौज के 26 राष्ट्रीय राइफल्स ने जिला डोडा के गंदू इलाके के छाटनी में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। ये इक़दाम मकामी आबादी को ज़रूरी तिब्बी खिदमात फराहम करने और दूर दराज इलाकों में सेहत व फलाह को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया। ये तिब्बी कैंप भारतीय फ़ौज की कम्युनिटी सर्विस के अज़्म का एक और सबूत है, जो ज़रूरतमंदों के लिए ज़िंदगी के मयार को बेहतर बनाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हमारे आर्मी, इंडियन आर्मी की तरफ से 26 RR की तरफ से यहाँ पर एक कैंप खोला गया, मेडिकल कैंप, जिसमें हमारी गरीब जनता के लिए यहाँ पर मुफ्त की दवाई, मुफ्त का इलाज यहाँ पर इस वक्त दिया जा रहा है। तो मैं अपनी तरफ से आवाम का, इस आर्मी, इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने मुफ्त दवाई और वेटरनरी डिस्पेंसरी वो भी खोली है। ये आवाम के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और ये एक वक्त हुआ करता था जब आर्मी के नज़दीक कोई नहीं जाता था, क्योंकि एक मिलिटेंसी का बहुत बहरान हुआ करता था। आज मिलिटेंसी ख़त्म है, आज हाथ से हाथ मिला के आर्मी के साथ पूरी जनता कोऑपरेट कर रही है। मैं आवाम का भी शुक्र करता हूँ, इसी तरीके से इनका अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर कैंप का ऑर्गेनाइज। जो इंडियन आर्मी है इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने आज यहाँ कैंप खोला। दवाई माल की भी मिल गई, आदमियों की भी मिल गई। हमें यहाँ से गुंदोल जाना पड़ता है, बदमानी रास्ता है, ना जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो इन्होंने हमारी बहुत इमदाद की। और जो इधर हमारे जो मिलिटेंसी चल रही थी, इसमें भी ये बहुत कुछ काम करते हैं। की तरफ से हमें इनविटेशन था, एक लेडी डॉक्टर चाहिए थी उनको, तो आज हमारे यहाँ चाटी में कैंप रहा। तो काफ़ी आप देख सकते हो लोगों की कितनी भीड़ यहाँ पे रही। अगर लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो ये कैंप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे होने चाहिए। फ्री मेडिसिन मिल रही है, फ्री सर्विस है। आपको डॉक्टर के पास अगर गुंदो जाना पड़ रहा है तो आप सोचना पड़ता है कि आपके पास किराया है नहीं है, और इन लोगों को यहाँ घर बैठ के बेनिफिट मिल रहा है इस बात का। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जो ये काम इस वक्त, ये इनिशिएटिव, ये जो स्टेप्स यहाँ पे ले रहे हैं ये लोगों के लिए। पुंछ में जारी सड़क सेफ्टी माह के दौरान ARTO पुंछ तारामनी शर्मा और ट्रैफिक पुलिस के SO पुंछ हरदेव कुमार ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुश्तरका नाके लगाकर बगैर हेलमेट के 2 पहिया गाड़ियों के ड्राइवरों को रोका और उन्हें ट्रैफिक कवानीन की पैरवी करने के बारे में आगाह किया। इस मौके पर इन ड्राइवरों में मुफ्त हेलमेट भी तकसीम किए गए। सभी जानते हैं कि ये रोड सेफ्टी मंथ 2025 चल रहा है,
तो इसी के चलते आज हमारा स्पेशली जो है टू व्हीलर को अवेयरनेस किया जाए, टू व्हीलर ड्राइवर को। और इसी के चलते हमने जहाँ पे जॉइंट नाका लगाया है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ, तो यहाँ पे हमने जितने टू व्हीलर पे स्पेशली चल रहे थे उनको रोका है। बाकी वालों को भी हमने अवेयरनेस की है, उनको भी अवेयरनेस की है। और इसके साथ साथ में जिनके पास हेलमेट नहीं थे, कुछ हेलमेट भी हमने उनको दिए हैं। तो आइंदा के लिए उनको अवेयर किया है कि आप कभी भी घर से निकलेंगे जब भी हेलमेट डाल के निकलेंगे, और चाबी आप तभी गाड़ी की उठाएंगे जब हेलमेट साथ में होगा। रोड सेफ्टी के तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जब भी घर से निकले वहीं से मतलब कि सीट बेल्ट, अगर ये 4 व्हीलर गाड़ी है सीट बेल्ट लगा के चले। और आम पब्लिक को भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि हमेशा बाईं तरफ ही चले। हर एक पब्लिक जागृत होगी, हर जगह ट्रैफिक वाला खड़ा नहीं होगा। आप खुद अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो हादसे कम होंगे। और जो टू व्हीलर है वो 2 आदमियों से ऊपर ज़्यादा ना बैठे, और मेरी यही गुजारिश है। और बांदीपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया कटौती ने मकामी लोगों को शदीद परेशान कर दिया है। और मकामी अफराद का कहना है कि दहाइयों कबल यहाँ एक रिसीविंग स्टेशन कायम किया गया था, लेकिन इस खस्ताहाल स्टेशन को अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई में बार बार खलल पड़ता है। इस मामले पर डीसी बांदीपुरा का कहना है कि बिजली के ज्यादा दबाव के बावजूद कोशिश की जा रही कि आवाम को शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए। बिजली का जो लोड है जब वो बढ़ेगा तो नेचुरली जब सिस्टम पर दबाव ज्यादा बढ़ेगा तो फिर कर्टेलमेंट ज्यादा हो सकती है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम कर्टेलमेंट हो, और जो शेड्यूल गवर्नमेंट ये जो डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफाइड है उसी के मुताबिक अमल पैरा रहे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अरविंद केजरीवाल के पास कुल 50,000 रुपए कैश। चुनावी हलफनामे में दावा, केजरीवाल की कुल संपत्ति 1,73,46,848 रुपए। स्पेसएक्स मिशन में इसरो को मिली बड़ी सफलता, पहली बार 2 सैटेलाइट्स की हुई डॉकिंग। ऐसा करने वाला चौथा देश बना भारत। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रैब 4 लागू, निर्माण कार्य पर लगी रोक। दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर बैन। कोहरे की सफेद चादर में लिपटा दिल्ली एनसीआर, विजिबिलिटी लो, ट्रेन और विमान सेवा पर असर। 15 महीने की जंग के बाद इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम को लेकर समझौता, 6 हफ्ते तक जारी रहेगा सीज फायर। महाकुंभ में देश के कोने कोने से पहुंच रहे श्रद्धालु, भोपाल से साइकिल से कुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचा एक श्रद्धालु। चरखी दादरी के गांव पिचौपा की माइनिंग जोन में बड़ा हादसा टला, अचानक पहाड़ की मिट्टी खिसकी, जानमाल का नुकसान नहीं। अंबाला के मंढोर गांव में दामाद ने अपनी सास को मारी गोली, महिला के पैर में लगी गोली, पत्नी से चल रहा था आरोपी का विवाद। हिमाचल के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, शिमला और लाहौल स्पीति में सुबह से शुरू हुआ बर्फबारी का दौर। मनाली में 20 से 24 फरवरी तक मनाया जाएगा राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल, अलग अलग राज्यों की संस्कृति की दिखेगी झलक। फिल्म अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला, लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए सैफ अली खान, सैफ को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। सुबह 4 बजे की घटना। पुलिस के मुताबिक चोरी के इरादे से घर में घुसे आरोपी ने किया सैफ अली खान पर हमला। मुंबई की बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच मामले की जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान पर आरोपी ने 6 बार किया चाकू से हमला, हाथों और पीठ पर हुआ हमला। महाकुंभ मेले का चौथा दिन, संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। महाकुंभ में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पर पुष्प वर्षा, भक्तों में दिखा गजब का उत्साह। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। एमएलए शोपियां ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोनमर्ग टनल के इफ्तिताह का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। एमएलए का कहना है कि अगरचे एनसी ने तरक्की के हवाले से वादे किए, लेकिन अब तरक्की बर वक्त फराहम की जा रही है। ताहम एमएलए ने वहीदुर्रहमान पर्रा को एनसी के तरक्याती एजेंडे की मुखालफत पर तनकीद का निशाना बनाया और उन पर गैर मुस्तकिल मौक़िफ़ अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया, क्योंकि पहले वो दफ़ा 35A जैसे मसाइल के हक़ में थे और अब उनसे पीछे हट गए हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
ने उद्घाटन किया है सोनमर्ग की टनल का। और वहाँ पे सब जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह वज़ीर आज़म की तारीफ़ें की है, जिन बातों का जिक्र कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने किया है मंच पे, तो आप सहमत हैं उन बातों से? क्या कैसा लग रहा है जो उमर अब्दुल्ला जो जिस तरह मंशूर में था, जब इलेक्शन हो रहे थे, कैंपेन चल रही थी, वहाँ पे एक उमर अब्दुल्ला नज़र आ रहा था, आज दूसरा उमर अब्दुल्ला नज़र आ रहा है, तो किस तरह आप इसको देखते हैं? ये तो मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि पब्लिक प्रेशर्स है, गवर्नमेंट के प्रेशर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस तरह डील करना है, ये तो एक मैच्योरिटी की बात होती है। इनको मैच्योर बन के जब इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त इन्होंने जो बातें कही थी, इतनी बातें कहनी थी जो वो कर सकते थे। मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उसको उनका भी पता है कि मोदी किस तरह वो मैनेज करता सिस्टम को, तो उन चीज़ों को उन्हें उस वक्त मद्देनज़र नहीं रखा। तो उनके पास अब आपको पता है मोदी तो मोदी है, तो जो कुछ भी यहाँ हमने इलेक्शन में जितनी भी हमने जो ज़बान इस्तेमाल की, तो वो उसको भी उसका पता है कि क्या हुआ, किस तरह इन्होंने यहाँ किया है। तो प्रेशर से अब उमर साहब के पास उसके लिए तो प्रेशर से जो उन्हें वादे किए हैं, मेरे ख्याल में उनका रिएक्शन कल मोदी ने शायद अपने जो उसने जो खिताब किया उसमें उसने बताया कि मोदी जो वो कहता है वो करता भी है। फिलहाल आपने भी इंडिपेंडेंट जो है इलेक्शन लड़ा है, काफ़ी जो पार्टीज़ की जो लीडर है अपोजिशन में जो बैठे हैं, तो वो इस बयान की तनकीद कर रहे हैं। शबीर अहमद कुली इस जो स्टेटमेंट दिया है उमर अब्दुल्ला, उसको पॉजिटिव ले रहा है या नेगेटिव ले रहा है? नहीं, मैं इसको ना पॉजिटिव ले रहा हूँ नेगेटिव ले रहा हूँ। मैं कहता हूँ ये एक एज ए चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट होता है। सियासत एक जगह होती है, जब इलेक्शन लड़ते हैं हम तो उस वक्त स्टेटमेंट कुछ अलग सा होता है। तो जब अब एक हुकूमत होती है तो हुकूमत साजी जब होती है तो उसमें फिर सेंटर के साथ जो उसके रिलेशन है, रिश्ते हैं, उसको फिर उसवार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यहाँ ये आप इसको इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि उसने जो पीछे जो इलेक्शन में जो इनके लीडरान ने जो बातें कही है या इसने जो बातें कही है, तो शायद उसमें उस वक्त वो ओवर एम्बिशियस हुए थे शायद कि हमें जो पहले तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पार्लियामेंट इलेक्शन था, शायद उसमें ये जो उसके बयानात ज़्यादा आए हैं वो उसी पार्लियामेंट इलेक्शन के जो बयानात थे उस वक्त के बयानात है। उस वक्त के बयानात को आजकल सोशल मीडिया में वो दिखा रहे हैं कि उसने क्या क्या कहा। उस वक्त उसको शायद लगता था, और यह हर किसी डेमोक्रेसी में होता है लीडरों का या पार्टियों का, कि वो किसी को अपोज करेंगे। तो उस इलेक्शन में उसने उमर साहब ने मोदी के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बोला था, लेकिन वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में बोला था। थोड़ा सा था पता कि इंडिया की हुकूमत आएगी यहाँ सेंट्रल में, लेकिन वो नहीं आई। तो लेकिन जो कहा है तो वो कहा है। उस मोदी ने आप मानते हैं उमर अब्दुल्ला जो कर रहे हैं वो लोगों के हित में कर रहे हैं? नहीं, हित में नहीं कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या कर सकता है, उसके पास मजबूरियाँ है। उसने मुझे बताओ, मुझे ये छलांग लगानी थी, 3 फुट छलांग, एक ये दरिया है, इसको 3 फुट से छलांग लगाना है उस साइड में। लेकिन इस तो जो मैनिफेस्टो था ना उनका, वो डाइवर्ट हो गया। मैं वही कह रहा हूँ, हमने छलांग लगानी थी 3 फुट दरिया, 12 फुट की जो नदी है उसको कैसे वो छलांग मारेगा, वो उधर उस साइड में नहीं पहुँच सकता। हमें तो असेंबली में जब आप लोगों ने हंगामा किया, आपके साथ बीपी के जो कैंडिडेट थे वहीदुर रहमान परा, वो इस पे उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई बात ऐसी नहीं कही गई कि जिससे कश्मीर के लोगों को फ़ायदा दिया जाए। जो मैनिफेस्टो जब 50 सीटें मिली है एनसी को, जिस वजह से ये सीटें मिली थी, उस तरह के लोगों की बात नहीं हुई वहाँ पर। देखिए, परा साहब तो पीडीपी, वो तो अपोजिशन में है, उसका अगर हम उसके दौर की बात करेंगे तो फिर ये बड़ी बहस हो जाएगी। उनकी गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने तो बीजेपी को यहाँ लाया, तो उनके फिर जब उस वक्त बीजेपी को वो यहाँ लाया तो उस वक्त की बात वो क्यों नहीं करते हैं। और मैंने यहाँ रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा, क्योंकि आप ज़्यादा लंबा खींचेगा। 2015 में इन्होंने एक SRO के ज़रिए बहुत से मुलाजमों को जो गवर्नमेंट सर्वेंट उनको टर्मिनेट कर दिया। मेरे पास वो सब वो सबूत है। स्टार्ट तो उन्होंने किया है। अगर उन्हें 10 मुलाजिम 20 मुलाजिम को टर्मिनेट किया है कानून का सहारा लेके, तो अब गवर्नर साहब ने 100 लोगों को निकाला। यानी कि पीडीपी जो नीम रखी है उसी नीम को आगे ले, तो वो तो वही जो उस वक्त की नीम है। तो मैं अगर आपको चाहे मैं आपको रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा कि किस तरह गवर्नमेंट में, उस वक्त की गवर्नमेंट ने 2015 में पीडीपी ने किस तरह गवर्नमेंट मुलाजिमों को टर्मिनेट कर दिया। ये वहीं से हो गया। तो नितिन गडकरी जो ट्रांसपोर्ट मंत्री भी है, तो इन्होंने कहा कि हाईवेज कनेक्ट हो रही है शुपियान के साथ, सुरन को टनल भी बन रही है जो छत्ता पानी से निकलती है। तो डीपीआर की बात करेंगे तो 2 साल पहले बताया गया है, अब 2027 में कंप्लीट किया जाएगा। तो इस इनिशिएटिव को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये तो हमारा, देखिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, हमारा तो एक बेसिक इशू है।
जो था भी उस वक्त भी। हमने 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के रुकने असेंबली प्रोफेसर गारूराम भगत ने बुढ़ियाल बरमना लोयर में लाखों रुपए की लागत से हुए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों के मसाइल को इत्मीनान से सुना और मसाइल को हल करने का वादा किया। रुकने असेंबली ने कहा कि नया गली और नाला बनाने के बाद इस गांव में मजीद तरक्याती काम किए जाएंगे। उन्होंने मरकज की हुकूमत की हर मंसूबे को इस इलाके में तेज रफ्तारी से नाफिज करने की भी यकीन दहानी कराई है। आज ये बुढ़ियाल ब्राह्मणा पंचायत तो लोअर, इसमें यहाँ लेन ड्रेन और एक ड्रेन नाला है, उसका यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। तो ये बहुत ही पुरानी डिमांड थी इस एरिया की, और ख़ासकर इस पंचायत का पूरा जो पंचायत का वेस्ट वाटर है उसका कहीं जाने का निकास नहीं था। तो ये नाला बनने से जितना भी वेस्ट वाटर है उसका निकास होगा और लोगों को बहुत ज़्यादा इसकी राहत मिलेगी। नहीं तो पानी सारा घरों में जमा हो जाता था और लोग बड़े परेशान और बड़ी दिक्कत में थे। तो ये जो नाला बना है इसका काफ़ी पूरे एरिया को इसका फ़ायदा होगा। आरएसपुरा की पंचायत मारलिया के गुज्जर बस्ती में मकामी लोगों ने सख्त एहतजाज किया। उनका कहना है कि 40 साल गुजरने के बावजूद न तो उनके इलाके में सड़कें बनाई गई और न ही पानी की निकासी के लिए नालियां तामीर की गई। मकामी अफराद ने कहा कि हर बार प्लान में काम शामिल किया जाता है मगर आज तक तरक्की के नाम पर कुछ नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि टूट फूट की वजह से बांधों के टूट जाने से उनके मवेशी भी अक्सर हलाक हो जाते हैं। गली नाली कोई भी बनना चाहिए। गुज्जर परिवार के जो पैसा है तो वो कहाँ जाता हो, वो किसी गली में लगाया नहीं। इधर हमारी गुज्जर बस्ती में कोई नहीं लगाया। जो दूध के कहना हम उठाकर कंधे पर उठाकर रोड में ले जाते हैं। कोई हमारी रीढ़ी नहीं अंदर आ सकती। घास वाती पाड़े वाली बंडा लाते भैंसों के लिए, वो भी रीढ़ी अंदर नहीं आ सकती। घास नहीं आ सकता अंदर जब बारिश होती है। ये भैंस से बाहर नहीं निकल सकती। सिर में उठाकर घास वहाँ से कितना इधर से ला सकते सर। हम तो ये चाहते हैं भाई हमारे लिए कोई इंसाफ होना चाहिए। जैसे बाकी गांव में बाकी पंचायत में गली नाली का काम होता है, गली नालियों का काम होता है, तो वैसे ही हमें भी समझा जाए हमारी भी इधर गली नाली का कोई काम होना चाहिए। टायर वगैरह लोग पड़नी चाहिए, रास्ता क्लियर होना चाहिए। हमारे माल मवेशी जो हमने रखा है, हमारा दूध का पेशा है, दूध का कारोबार है, भैंसों का कारोबार है। और जब बारिश हल्की सी बारिश पड़ती है ना हम उनको घास ला सकते हैं, ना चारा बाहर से ला सकते हैं, और रोड से सिर में उठा के लाना पड़ता है। आज तक ना इधर पानी की खुली बनी है भैंस के लिए, ना कोई हमारे फंड गवर्नमेंट से नहीं मिली है। तो वोट लेने के बगैर तो हार कहते हैं कि हम सब कुछ करेंगे, आपका एसटी का कोटा देंगे, हम आपकी गली बनाएंगे, नाली बनाएंगे, लेकिन वोटों के बाद हमें वो भूल ही जाते हैं कि वो है कौन थे। लहका वारिस गांव तीसरा ग्लेशियर इलाका सतह समंदर से 12 फुट की ऊंचाई पर है। 15 साल से जायद अरसा गुजर जाने के बाद भी यहाँ एम्बुलेंस की सहूलत नहीं है। 70 घरों पर मुश्तमिल गांव के लिए एक डिस्पेंसरी है जहां से गांव वालों का इलाज किया जाता है। वहीं तिब्बी इमदाद के लिए गांव वालों को 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वारिस के लोग इंतजामिया से अपील करते हैं कि वो अपनी दरख्वास्त को तरजीह दे और कम्युनिटी के फलाह बहबूद के लिए सेहत की देखभाल तक रसाई को बेहतर बनाए। तो अभी हम मौजूद हैं सब सेंटर हॉस्पिटल वरिस, जो कि वरिस के ऊपर वाले गांव में बना हुआ है। तो आइए हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ के लोग फेस कर रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे और लोगों को जरूरत है। याजुले न्यूज़ 18 ला थुकचे चे इगा स्केचेस बा केने ngai e hospital problem ke na e ambulance boy dale yo kumma Hasan Khan MP duk jana tanga no ale yo tekana diverge ping yara ekana diverge ping ze dekho tanka unka kana ma on dene public on this interest malenia le mara den juse dene yo mana phang se ta yo development ba mana lo phalan che dale ika phang se bot man sulgana me ta mana kandam so so ale ta ika chikba ina ho diskila 70 kilometers igana delivery ya desu
प्रॉब्लम छाना माना याले चेका बका छाना माना प्रॉब्लम सांडी सरक बोले माना तिकना बुक चोजे छागो या मैंने आगा फोन ता गड़ी बुक चोजे का यूं तो अगर इमरजेंसी होता है तो आपको क्या करना पड़ता है? एम्बुलेंस कहाँ से आता है? तम्मा जो इमरजेंसी छाना बोदा फोन ता नेले बोदा फोन ता 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जो है लोगों को एम्बुलेंस आता है कॉल करने पे। तो ये बहुत ही ज्यादा एक वो है प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि जो डिलीवरी जो प्रेगनेंसी होती है, जब प्रेगनेंसी में लगभग 6 मंथ 3 मंथ 4th मंथ में चेकिंग करने जाना पड़ता है, जिसके लिए अगर हर बार अगर 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अगर एम्बुलेंस बुलाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ऑब्वियसली, जो माँ को भी और बच्चे को भी। और उसके अलावा जो भी इमरजेंसी एक्सीडेंट होता है या किसी को चोट लगता है तो इससे प्रॉब्लम। तो आप क्या चाहते हो, क्या चाहते हो आप? तामाना तुझे चीज जने यूटीएन मैसेज चल रहा है इका सोमिक साल ना याले देने yang deverjing na ambulance somek sal na mana katin chaja guyale चिपाई ना थगरियां सो बजना mana प्रॉब्लम सांडी सरक बोले। तो इनका एक ही डिमांड है कि एक एम्बुलेंस प्रोवाइड किया जाए और उसके साथ साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि एक ड्राइवर यहाँ पे प्रोवाइड किया था जिनको ना सैलरी प्रोवाइड किया ना लोगों ने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, तो इस वजह से वो चले गए। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों को फेस करना पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ बने रहिए। फारिस गुंगमा से हसीना बानो के साथ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।